नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आपको संपूर्ण प्राचीन इतिहास की क्लास नंबर 3 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आज बचे हुए शेष क्वेश्चनों को कवर कराने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो जो आने वाले एग्जाम है रेलवे के होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जैसा कि हमने 80 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज का हमारा 81 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मध्ययुगीन काल में साकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनाया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर। कहाँ पे बनाया था? तो ये जौनपुर बनाया था। आरआरबी ग्रुप डी में 26/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है, मध्ययुगीन काल में सार्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? तो जौनपुर में इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सरकी राजवंश के शासक इब्राहिम शाह ने वर्ष 1408 ईस्वी में बनाया था। कब बनवाया था? तो 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने, जो कौन से हैं, सरकी राजवंश के थे, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 82 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, किताब उल रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इब्न बतूता। किसके द्वारा लिखी गई? तो ये इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है, किताब उल हिंद रेहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। यह एक यात्रा वृत्तांत जिसमें उसके अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार इसमें लगभग 30 वर्षों तक यात्रा की थी। उसने कितने वर्षों तक यात्रा की? तो 30 वर्षों तक यात्रा की थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चांद बीबी। कौन है? तो चांद बीबी जो थी ये अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कहाँ की हैं? तो ये अहमदनगर की हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट चलिए हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया फर्स्ट पॉइंट हमारा है, अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर से खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगला पॉइंट है, चांद बीबी को चांद सुल्तान तथा चांद खातून नामक नामों से भी जाना जाता है। यह कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चांद खातून के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह चांद बीबी को जाना जाता है। इसने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में शासन किया। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1576। कब लड़ा गया था? तो इस सन 1576 में लड़ा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 15/3/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया। किसके किसके बीच हुआ? तो यह महाराणा प्रताप और मुगल जो बादशाह था अकबर के बीच लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा पॉइंट दिया गया है सेकंड नंबर का, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए। क्या हो गए? तो उनकी हार हो गई। अगला पॉइंट है, अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजातियों का सहयोग मिला। किसका सहयोग मिला? तो जो भील जनजाति है इनका सहयोग मिला था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 85 नंबर का, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी?
तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा जहांगीर। किसने अनुमति दी थी? तो सबसे पहले जहांगीर ने अनुमति दी थी। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण हम पॉइंट को देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर देखिए हमारा फर्स्ट दिया गया है, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा पॉइंट है, वर्ष 1613 ईस्वी को जारी शाही फरमान ने अंग्रेजों को भारत के सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। कब दी थी? तो 1613 ईस्वी को जारी शाही फरमान जारी कर दिया गया, जिसमें अंग्रेजों को भारत के सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का। देखिए, शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में जो स्थित है स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहां आरा। कौन है? तो जहां आरा। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, देखिए दिया गया फर्स्ट है, शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहानाबाद की 18 इमारतों में से 5 का निर्माण जहां आरा ने महिलाओं द्वारा कराया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजना चांदनी चौक की थी, जो पुरानी दिल्ली की चादर दीवानी वाले शहर की मुख्य सड़क थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन है 87 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। पॉइंट नंबर देखिए हमारा फर्स्ट है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार में वर्णन किया है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा जीवन में लड़े गए युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, बाबरनामा में बाबर द्वारा पानीपत, खानवा, चंदेरी आदि के युद्धों में अपनाई गई तुगलनमा युद्ध प्रणाली व अन्य युद्ध नीतियों का सही वर्णन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासनों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1707। जो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो यह सन 1707 में उसकी मृत्यु हुई। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर देखिए हमारा फर्स्ट दिया गया है कि वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, जिनके कारण पर्सिया के नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आए। कौन कौन आया था बाहर से? तो नादिर शाह और अहमद शाह जो अब्दाली था, ये आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण के लिए आए। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का साम्राज्य कमजोर पड़ गया और एक भी उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं सका। उसी के बाद से मुगल साम्राज्य कमजोर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 89 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। यह भी देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है, युद्ध में राजा जय सिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया और तदुपरांत शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि के लिए विवश कर दिया। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 90 नंबर का, भारत से मयूर सिंहासन
कौन लेकर गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह। कौन ले गया? तो नादिर शाह जो था ये भारत से मयूर सिंहासन लेकर गया था। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया और इनके बीच करनाल में वर्ष 1739 ईस्वी में युद्ध किया, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो यह नादिर शाह को बोला जाता है। भारत से जाते हुए वह प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। क्या क्या ले गया? तो तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ लेके गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य जो पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। तो पॉइंट नंबर हम फर्स्ट की बात करें, दिया गया है मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पद्मावत महाकाव्य चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह रावल और रानी पद्मावती की कथा है, जिसमें रानी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमानी युद्ध नीतियों आदि का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है? तो जो महान राजा रतन रावल और रानी पद्मावती की कथा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पद्मावत मनसवी शैली में रचित एक प्रबंधक काव्य है, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा रानी पद्मावती के जौहर का वर्णन किया गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए पॉइंट दिया गया, इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कहरेनामा है, मसलानामा है, आखिरी कलाम है और चित्ररेखा है, अखरावट है। कौन कौन सा है? तो कहरेनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम और चित्ररेखा है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, या बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है, बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका असली नाम अबू जफर नसरुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट पॉइंट है, बहादुर शाह जफर ने वर्ष 1837 से वर्ष 1857 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भारत का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया और अंग्रेजों से हार के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। क्या कर लिया गया? तो उन्हें बंदी बना लिया गया। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए पॉइंट है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो इसकी मृत्यु रंगून बर्मा में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 93 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह। किस नाम से जाना जाता था? तो शेर शाह को फरीद के नाम से भी जाना जाता था। फर्स्ट पॉइंट है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेर शाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1539 ईस्वी में फरीद खान को शेर शाह की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1539 ईस्वी में इसने चौसा की लड़ाई हुमायूं को हराया और उसके बाद इसने सम्राट के रूप में शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह की उपाधि कब धारण की थी? तो इसने हुमायूं को इसने पराजित किया था, उसके बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट है, बहार खान लोहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि इसने तलवार के एक वार से बाघ को मार डाला। क्या किया था? तो इसने शेर को मतलब बाघ को तलवार के धार से एक बार में मार डाला, इसलिए इसे शेर शाह की नाम दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा 94 नंबर का,
शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में। इस पहला पॉइंट है, देखिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यह अकबर के द्वारा कराया गया था। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। कौन संत थे? तो ये एक सूफी संत थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया और जल्द ही उनके तीनों बेटों में से एक का जन्म हुआ। अकबर ने सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने पहले बेटे का नाम सलीम जो जहांगीर रखा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन है, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिएट्रा ड्यूरा। किसका किया गया है? तो पिएट्रा जो ड्यूरा है इस वास्तु तकनीक का उपयोग किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए ताजमहल की सजावट के मुख्यतः पिएट्रा ड्यूरा नामक वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा पॉइंट है, पॉइंट दिया गया है कि पिएट्रा ड्यूरा जिसे पच्चीकारी भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि पिएट्रा ड्यूरा को क्या कहा जाता है? तो पच्चीकारी भी कहा जाता है। अत्यधिक पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों का उपयोग करके छवियों को बनाने के लिए काटने और जड़ने की तकनीकी के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का पहली बार उपयोग 16वीं शताब्दी में रोम में किया गया था और बाद में इटली के फ्लोरेंस में इस तकनीक को विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुलंद दरवाज़ा। जबकि सलीम बाग, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? तो शाहजहां द्वारा कराया गया था। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बुलंद दरवाजे को अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में 1602 ईस्वी में बनाया था। किसने कराया? तो जो बुलंद दरवाज़ा है ये अकबर ने गुजरात विजय पर 1602 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम भव्यता का द्वार है या गौरव का द्वार बोला जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि गौरव का द्वार किसे बोला जाता है? तो जो बुलंद दरवाज़ा है उसको बोला जाता है या तो भव्यता का द्वार बोला जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 54 जो मीटर है इसकी ऊंचाई है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा पॉइंट है, इसके अलावा अन्य इमारतों लाल किला, जामा मस्जिद, सलीमार बाग के साथ साथ मोती मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, हस्तसाल में मिनी कुतुब मीनार का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने बहुत इमारतों का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 97 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ताजमहल का परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में इसका कार्य स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। पूर्ण रूप से वर्ष 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। 1632 में ये स्टार्ट हुआ और 1653 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा पॉइंट दिया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल वर्ष 1631 ईस्वी से वर्ष 1648 ईस्वी के मध्य निर्मित हुआ था। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के सेंटर के अनुसार कब से कब? तो 1631 ईस्वी से 1648 ईस्वी के मध्य निर्मित किया गया। वहाँ पे डाटा सेव है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाडियार। कहाँ था? तो जो वाडियार है वहाँ पे। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। पॉइंट नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं। दिया गया है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1612 ईस्वी में विजयनगर के शासक
वेकेंट द्वितीय ने मैसूर के सरदार वाडियार को राजा की उपाधि से विभूषित किया गया। कालांतर में वाडियार वंश के शासकों ने स्वतंत्र रूप से मैसूर पर शासन किया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 99 नंबर का, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद। किससे? तो ध्रुपद। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली के समृद्ध गायक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर और कर्मभूमि रीवा रही। आज यह गुजरी महल संग्रहालय के रूप में है, जिसमें संगीत की गौरववासी परंपरा से शिलालेख मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है, तानसेन एक महान संगीतकार थे। वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने ही तानसेन को मियाँ का शीर्षक दिया है। अकबर ने क्या बोला है तानसेन को? तो मियाँ का शीर्षक दिया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सफरगंज का मकबरा। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, सफरगंज का मकबरा उत्तर प्रदेश में न होकर दिल्ली में स्थित है। यह मकबरा दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सफरगंज का मकबरा मुगल बादशाह मुगल शाह की स्मृति में नवाब शुजाउद्दौला ने वर्ष 1754 में बनवाया था। यह उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है। 101 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी 29/4/2016 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी तक प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्हें सितार, तबला और कई अन्य संगीत वाद्य यंत्रों के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। अगले हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा पॉइंट है, अमीर खुसरो द्वारा ख्याल और तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो लोकप्रिय रूपों की खोज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी माना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कव्वाली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 102 नंबर का, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो सवाई प्रताप सिंह द्वारा ईस्वी में बनाई, कौन सी ईस्वी में बनाई गई थी? तो चलिए इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं और इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1799। कब बनाया गया? तो ये सन 1799 में बनाया गया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जो जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल है, यह एक बहुस्तरीय महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया और यह कब बना? तो 1799 में बना। नेक्स्ट पॉइंट है, हवा महल जो है ये 5 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला की इमारत है? 5 मंजिला है, जो ये राजस्थान में है, प्रसिद्ध जौहर बाजार के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो प्रसिद्ध जौहर बाजार के पास स्थित है। यह पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। किसके उसमें बनी हुई है? तो पूर्ण रूप से लाल और बलुआ पत्थर से मिलकर बनी हुई है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 103 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, दिया गया है कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इतिवृत्त। क्या कहा जाता है? तो इतिवृत्त बोला जाता है। इसके जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। पॉइंट की बात करें, मध्यकाल में जो भारत आने वाले यात्री थे अपनी जीवनी लिखी, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी। क्या लिखा हुआ है? दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। जो राजाएं होते थे, राजा उस समय हुआ करते थे, उन राजाओं के बारे में प्रशंसा की है।
इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त बोला जाता है। जो अगर ये प्रशंसा करते हैं अपने राजाओं के, अपने साम्राज्य के बारे में, तो इसे क्या बोला जाता है? तो इतिवृत्त बोला जाता है। मुगल साम्राज्य के सभी इतिवृत्त पांडुलिपियों के रूप में मिले। किसके रूप में मिले थे? तो जितने भी मुगल साम्राज्य के सभी इतिवृत्त हैं वह पांडुलिपियों के रूप में मिले हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 का दिया गया है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो जो पुस्तक गीत गोविंद है ये मध्य भारत में लिखी गई थी, तो इसके लेखक जयदेव हैं। कौन हैं? जयदेव जी इसके लेखक हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए हम देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर हम फर्स्ट की बात करें तो देखिए दिया गया है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब जो है कौन सी? गीत गोविंद। ये गीत गोविंद किसके कब लिखी गई है? तो इसके लेखक कौन है? जयदेव जी हैं। और यह कब लिखी गई है? तो यह मध्य भारत में लिखी गई है, मध्यकालीन में। जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में शाही कवि थे। जो जयदेव थे ये किसके दरबार में थे? तो जो बंगाल के राजा थे लक्ष्मण सेन, उनके दरबार में यह शाही कवि हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गीत गोविंद में कृष्ण और वृंदावन की गोपियों के बीच के संबंध और विशेष रूप से राधा नाम की भी एक गोपी का वर्णन किया गया है। गीत गोविंद में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें जो कृष्ण और वृंदावन की गोपियाँ हुआ करती थी उनका पूरा वर्णन किया गया और राधा नाम की एक लड़की का भी इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गीत गोविंद 12 अध्यायों में व्यवस्थित है। किसके कितने अध्यायों में व्यवस्थित है? तो जो गीत गोविंद रचना है यह टोटल 12 अध्यायों में ये व्यवस्थित की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया 105 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य को स्थापित किया था? तो कौन से राज्य को स्थापित किया? तो यह दिल्ली को स्थापित किया था। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट फर्स्ट देखिए, अनंगपाल तोमर या अनंगपाल द्वितीय तोमर, इसे अनंगपाल तोमर या अनंगपाल तोमर द्वितीय भी बोला जाता है, वंश के संस्थापक भी माना जाता है। अनंगपाल तोमर को 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और दिल्ली को बसाने के लिए जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि दिल्ली को बसाने वाला कौन है? तो ये अनंगपाल तोमर है, जिसने अनंगपाल तोमर वंश की स्थापना भी की। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है देखिए, उनके शासनकाल में तोमर साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। जब शासनकाल उनका चल रहा था तो कौन से? अपने चरम सीमा पर था, मतलब अच्छी सुविधाएं थी, हर चीज़ का अच्छा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 106 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, भारत में मध्यकाल किसकी शताब्दी में शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? तो यह 8वीं शताब्दी में शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में जो मध्यकाल है समाप्त हो जाता है। कब होता है? तो 8वीं शताब्दी में शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर देखिए हमारा फर्स्ट दिया गया है, भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी में शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। 8वीं में स्टार्ट हुआ, 18वीं में खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्यकाल को 2 भागों में, प्रारंभिक मध्यकाल जिसका समय है 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तथा उत्तर मध्यकाल का युग 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी माना जाता है। मुगल काल भी कहा जाता है, में विभाजित किया गया है। इसे मुगल काल भी कहा जाता है और विभाजित भी किया गया है। तो दोस्तों यह रहा हमारा संपूर्ण प्राचीन इतिहास, जिसमें से हमने महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन थे उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आप इस वीडियो को टोटल पढ़ लेते हैं 1 से 2 बार तो आने वाले पेपर में से आपसे लगभग पूरे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना हो जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी या ख़राब लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम जल्द से जल्द आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। थैंक यू।